नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानूनी जानकारी से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम एक बार की तरह फिर से अहम कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस कानून का नाम है पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर पीएमएलए क्या है, इसके क्या विभिन्न चरण हैं, साथ ही इसकी उपयोगिता पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीगल लिटरेसी की। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे इस शो पर। मैम, धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए ये क्या होता है, किस तरह का ये कानून है? लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। सबको इस देश में पता है विजय माल्या का केस, नीरव मोदी का केस, मेहुल चौकसी का केस। इस तरीके से कई सारे ऐसे ऑफेंडर्स थे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, धन शोधन जो है इस प्रकार से किया था। तो उसके लिए 2002 में एक लॉ बना था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत वो आरोपी हैं, उसके तहत उन्होंने वो ऑफेंडर्स हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या उसका निष्कर्ष निकल सकता है, उसकी हम आज के एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। इसमें सीजर का प्रावधान है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी, ड्रग ट्रैफिकिंग और इस प्रकार से इलीगल स्रोतों से अगर कमाया हुआ धन है और उसको ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है या फिर उसके ट्रांजैक्शन में पता चल जाता है कि इसको कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या इस देश में कानून एनफोर्स्ड है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी अमित। बिल्कुल, तो ये निवारण अधिनियम है, लेकिन इसके पहले हम ये भी समझना चाहेंगे कि मैम कि धन शोधन क्या होता है और इसके कौन कौन से चरण होते हैं? जी, सबसे पहले तो इलिजिटिमेट या जो बोलते हैं इलीगली जो हम फंड्स ऑब्टेन करते हैं उसको व्हाइट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्रग डीलर है, वो ड्रग्स बेच करके उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया है, उसने फिर रेस्टोरेंट्स की चेन अपनी ओपन की है और उसमें उसने जो पैसे है उसको व्हाइट करने के लिए उसने अपनी इनकम दिखाई कि रेस्टोरेंट से मुझे इतना पैसा मिला है। फिर उस पैसे को वो ऑब्टेन करके कुछ जमीन खरीद लेता है। तो यहां से आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है। आपको लगेगा रेस्टोरेंट की तरफ से ये चीज उसने इनकम अर्जित करके उसके बाद उसने इसको इन्वेस्ट किया है, जमीन खरीदी है, तो वो व्हाइट अपीयर होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, धन शोधन कहते हैं। तो इलीगली ऑब्टेन फंड्स को लेजिटिमेट दिखाना, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है और कई सारे इसमें ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एक ट्रांजैक्शन में आप पकड़े जाओगे, 2 ट्रांजैक्शन में आप पकड़े जाओगे, 3-4 ट्रांजैक्शन में आप पकड़े नहीं जाओगे। अगर आप विविध तरीके से अपने स्रोत इन्वेस्ट कर देते हो तो दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। कि आप अगर कई लोगों के बैंक खाते में ज्यादा सैलरी के नाम पे आप अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो और उसके बाद उसको रिसीव करते हो और कुछ उसमें से कट करके सैलरी उनको दे देते हो, तो दैट इज ऑल्सो ब्लैक से व्हाइट करना। तो इस तरीके से कई सारे प्रैक्टिसेस है जो कई सारे ऑफेंडर्स करते हैं, जिसपे बहुत ही क्लोज निगरानी रखती है हमारी ईडी जो जिसको बोलते हैं। तो देयर इज अ बॉडी जो इस पे इन्वेस्टिगेट करेगी, नजर रखेगी, सब चीज करेगी। तो उस चीज के लिए एक बॉडी गठित है, इस एक्ट के तहत ही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन इस प्रकार से होता है। जी अमित। बिल्कुल, तो धन शोधन किस तरह से होता है, इसके चरण हमने जाने और पीएमएलए क्या होता है इस पर भी हमने चर्चा की मैम। लेकिन क्या सिर्फ इस पर निगरानी रखना ही पीएमएलए का मुख्य उद्देश्य है या उसकी कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं? जी, सबसे पहले तो हम पीएमएलए लॉ को बोलेंगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। वो सिर्फ निगरानी नहीं रखता, वो उसको रोकने के प्रयास भी करता है। साथ ही साथ जो आपराधिक आय है उसको जब्त करने का भी प्रावधान है, सीज कर सकता है। सीज इसलिए करता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, आपने कई एग्जाम्पल्स देखे होंगे हमारी कंट्री में कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में भी प्रॉपर्टी जो अपराधी की, अभियुक्त की है, वो सीज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके एसेट्स को रोक दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है बैंक अकाउंट्स को, क्योंकि वो उस चीज को मिस एप्रोप्रिएट ना कर सके, उसको इधर से उधर ना कर सके। पता लगा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो ऑफेंडर है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कहीं और पैसे लगा दे रहा है, ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काम भी इस एक्ट के अंतर्गत ही किया जाता है, सीज किया जाता है एसेट्स को। साथ ही साथ इसमें जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है उसके साथ भी अगर कोई ऑफेंडर देश से भाग जाता है, कुछ कंट्रीज अलाउ करती है एक्स्ट्रेडिशन, कुछ कंट्रीज अलाउ नहीं करती है। जो कंट्रीज अलाउ करती है उनके साथ
टाई अप करना, उनके साथ ऑफेंडर को वापस लेकर के आना, वो भी काम इस एक्ट के अंतर्गत के प्रावधानों के अंतर्गत ही होता है। साथ ही साथ जो वित्तीय संस्थान हैं उनका अनुपालन करना भी इस एक्ट के तहत होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री में, वो इस एक्ट के तहत केवाईसी एंड एन नंबर ऑफ ऐसे प्रोटोकॉल्स है उस चीज को फॉलो करे और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करे। इसका भी ये एक्ट है वो ध्यान रखता है। साथ ही साथ एक स्पेशल कोर्ट का गठन इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें एक स्पेशल कोर्ट में स्पेशल जज बैठते हैं जो एडजुडिकेट करते हैं मैटर्स को। आप रिसेंटली एग्जांपल्स देख रहे होंगे हमारी कंट्री में, केजरीवाल जी का जो केस है, साथ ही साथ आपने पहले भी जब देश हल्ले में था नीरव मोदी जी का जो केस है, इस प्रकार से एक स्पेशल कोर्ट बैठती थी जो देखती थी कि किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। उसमें आंसर मांगा जाता है, वारंट जारी होता है, अरेस्ट होता है। अगर अरेस्ट होने के बाद में आपने रिसेंटली ये सारी चीजों को देखा है, तो स्पेशल कोर्ट का भी गठन इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। जी अमित। तो स्पेशल कोर्ट का गठन इस एक्ट के अंतर्गत किया गया है मैम, लेकिन इसे लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो किस पर होती है? कौन इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है? जी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो कि एक वित्त मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जिसके पास ये पावर्स है जो इस चीज को ग्राउंड लेवल पे हमारे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है सारी चीजें हैं वो करे। साथ ही साथ ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, ईडी जो है वो असेट्स को भी सीज कर सकता है। साथ ही साथ जो इलिसिट सोर्सेस से जो पैसे आ रहे हैं उनको वहीं पे फ्रीज करना, स्टॉप करना, हर एक टाइप ऑफ डायरेक्शन देने का पावर भी ईडी को है। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इस अधिनियम का कंप्लायंस कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, उस चीज को सुनिश्चित करना भी ईडी का काम है। जी अमित। बिल्कुल, जिस तरह से मैम हम देखते हैं कि कोई भी कानून अगर तोड़ा जाता है तो उसका एक दंड निर्धारित होता है, कई बार ये बहुत कठोर भी होता है। तो क्या पीएमएलए का भी उल्लंघन जब किया जाता है तो इसी तरह का कठोर दंड दिया जाता है? इसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट का इसमें प्रावधान जरूर है, लेकिन वो सिर्फ 3 से 7 वर्षों तक का है, और जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है जो 5 लाख तक का जुर्माना है। तो इसमें आप सेक्शन 4 का अवलोकन जब करेंगे, अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए या फिर सहायता करते हुए या इस प्रकार के कृत्य मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कोई भी अपराध से अगर वो एसोसिएटेड है, तो उसका जो पनिशमेंट है धारा 4 में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया 3 से 7 साल तक का जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो उस अपराधी को मिल सकता है। साथ ही साथ जुर्माना जो 5 लाख तक का हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट से एसोसिएटेड अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, यानी ड्रग्स से रिलेटेड, ड्रग्स से एसोसिएटेड अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो उसे 10 साल तक का जुर्माना, 10 साल तक की कैद हो सकती है। ये इस एक्ट में प्रावधान है। जी अमित। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं मैम कि अगर आपने किसी इलीगल सोर्स से कोई पैसा कमाया है, उसे लीगल सोर्स में आप डाल रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। जी जी मैम, पीएमएलए के तहत एक जो पूर्व निर्धारित अपराध होता है वो क्या होता है? जी, इसे हम प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जो पंजाब नेशनल बैंक स्कैम हुआ था, हमारे जो परपेट्रेटर थे नीरव मोदी जी, उन्होंने, वो एक डायमंड टाइकून थे हमारी कंट्री के, और उन्होंने एक कुछ ऐसे सीनियर पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स थे, उनके साथ साठगांठ करके एक फ्रॉड किया था, जिसे पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड कहा गया है, और उस वक्त ये काफी ज्यादा प्रचलन में हुआ था। उन्होंने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग, LOUs जो है, जो पीएनबी इशू करती है, वो उन्होंने परचेज किए थे। अब इसमें टेक्निकलिटी ये थी कि 280 करोड़ से शुरुआत हुई और 14,000 करोड़ तक ये ओवरऑल स्कैम जो है वो चला गया। 14,000 करोड़ के जो LOUs है वो इसमें परचेज किए गए थे नीरव मोदी के द्वारा। इसमें स्विफ्ट ट्रांसफर्स की बात की गई थी। स्विफ्ट ट्रांसफर्स एक प्रोटोकॉल होता है बैंक्स के बीच का, जो वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट करती है मैसेजेस, बैंक्स के बीच का मैसेजेस। तो ये ट्रेस ना किया जाए कि इस प्रकार से जो LOUs है वो परचेज किए जा रहे नीरव मोदी से, ऐसा ऑफिशियल्स ने इंश्योर किया कि ये स्विफ्ट ट्रांसफर्स के माध्यम से उसको मैसेजिंग वगैरह किया जाए और उसको ट्रेस ना किया जाए। तो इसीलिए ये स्कैम 14,000 करोड़ तक का पहुंच गया था। तो इसीलिए LOUs जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो नीरव मोदी के फेवर में थे, और उन्होंने वो चीज को परचेज किया, अपने जितने भी ब्लैक मनी है उसको ले लिया और वो देश छोड़ के चले गए।
तो इस प्रकार से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। ये एक प्रेडिकेट ऑफेंस की श्रेणी में आता है। ये हमने एग्जाम्पल इसीलिए समझा कि इस प्रकार से सिर्फ इन्होंने नहीं किया, इस प्रकार से विजय माल्या जी ने भी किया है और कई सारे ईडी ऑफेंडर्स हैं, उन्होंने भी इस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी अमित, ये भी समझना चाहेंगे कि इसके जो प्रभाव होते हैं वो किस तरह से देखने को मिलते हैं? जी, जब हम पीएमएलए में ये इस प्रकार से प्रेडिकेट ऑफेंस को देखते हैं, जैसे पीएनबी स्कैम का ही हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके इम्पैक्ट इस प्रकार से हुए थे कि स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा हिल गया था उस टाइम पे, क्योंकि एलआईसी के जो स्टॉक्स है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो भी काफी ऊपर नीचे उसमें देखा गया था। ज्वेलरी के जो स्टॉक्स है वो काफी ज्यादा गिरावट इसमें देखी गई थी, क्योंकि नीरव मोदी जो है डायमंड के डीलर थे, वो डायमंड कंपनी उनकी थी। साथ ही साथ उन्होंने बैंकिंग जो प्रैक्टिसेस है उससे भी कई लोगों का विश्वास उठ गया था कि अगर बैंक्स के साथ इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो हमारे देश की जो सेफ्टी है वो कहाँ है। इस प्रकार से अगर ऑफेंडर ऑफेंस करके भी इस देश से बाहर चला जाता है तो उसको वापस लाने के लिए हमारी कंट्री क्यों इतने सारे स्टेप्स नहीं उठा पा रही है। तो इस प्रकार से कई सारे इसमें चैलेंजेस हुए थे। इसमें आफ्टर मैथ आप देख सकते हैं कि स्कैम होने के बाद में एक गलत मैसेज सोसाइटी में जाता है और ये पता चलता है कि हाँ, ऑफेंडर ऑफेंस करके भाग भी सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके ऊपर भी आरोप लगा था मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो जेल में रह करके भी सत्ता चला रहे थे। तो ये एक काफी ज्यादा गलत मैसेज इसमें पहुंचा था। तो ये इम्पैक्ट यही पहुंचता है कि मनी लॉन्ड्रिंग होने के बाद अगर हमारे अथॉरिटीज उस चीज को जल्दी से सुधार नहीं देते, ईडी अगर उस चीज को जल्दी से उसका सोल्यूशन नहीं कर देती है तो वो हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है और काफी गलत मैसेज उसमें जाता है, और जो कि एथिकल तो बिल्कुल ही नहीं है और लीगल भी एक बहुत ही थिन लाइन में चलता है। जी अमित, बिल्कुल। और जहां तक बैंक की बात हुई मैम, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बैंक होते हैं, जो वित्तीय संस्थान होते हैं, उनकी पीएमएलए के तहत क्या भूमिका होती है? जी, जो बैंक्स होते हैं उनको पीएमएलए जो एक्ट है उसके तहत रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना काफी ज्यादा अनिवार्य होता है। साथ ही साथ वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्रोवाइड करना उनके लिए मैंडेटरी होता है। साथ ही साथ केवाईसी जो नो योर कस्टमर के जो नॉर्म्स है उसको भी फॉलो करना बैंक्स का काम होता है। साथ ही साथ जैसे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना कि अगर कोई कस्टमर है बैंक का तो उसके लोन देने से पहले आप देख लीजिए कि वो लोन रिपेमेंट करने के लायक है या नहीं, क्योंकि ऑफिशियल्स के साथ साठगांठ करके कई ओकेजन्स में हमने देखा है ऑफिशियल्स के साथ साठगांठ करके लोन बड़े अमाउंट में ले लेते हैं बिजनेस टाइकून्स और उसके बाद फिर कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएमएलए के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बैंक के लिए। साथ ही साथ रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करना, अगर इनकंसिस्टेंसी आ रही है तो आप ईडी को इमीडिएटली रिपोर्ट करें, बैंक्स की ये ड्यूटी होती है। साथ ही साथ अकाउंट्स को फ्रीज करना, जहां सस्पिशन लग रहा है कि यहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इस अकाउंट से, उसको इमीडिएटली फ्रीज करना। साथ ही साथ अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करते हुए इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ग्राउंड लेवल पे इस चीज को डिलीजेंटली करते हैं तो फिर ये बाहर भागना या मिस अप्रोप्रिएशन करना या मनी लॉन्ड्रिंग करना यहाँ तक बात नहीं पहुंचेगी। तो बैंक्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जी अमित, बिल्कुल। मैम, आपने FIUIND का जिक्र किया, हम समझना चाहेंगे कि क्या ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है, किसी तरह की इंडिपेंडेंट संस्था है, क्या इसकी भूमिका होती है? जी, ये एक सेंट्रल एजेंसी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की, और ये एक सेंट्रल एजेंसी है जो रिसीव करती है, एनालिसिस करती है, डिसिमिनेट करती है इंफॉर्मेशन जो सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए, और ये बैंक ट्रांसफर्स पे ज्यादा रेगुलेट करती है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर देते हैं कई लोग पैसे ब्लैक को व्हाइट करने के लिए, तो उस चीज को भी मॉनिटर करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये इनको अपने कार्य का दायरा बढ़ाना चाहिए, और ये सेंट्रल एजेंसी है, ऑब्वियसली इनको पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हुई है, तो उसको वो पावर को थोड़ी इंक्रीज भी किया जा सकता है। तो ये संस्थान का ये इंपॉर्टेंस है, और जो कि और इंपॉर्टेंस रख सकता है हमारे फ्यूचरिस्टिक लॉज में। जी अमित, बिल्कुल। मैम, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर की क्या भूमिका होती है? जी, सबसे पहले केवाईसी जब हम करवाते हैं तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, फिंगरप्रिंट, आई रेटिना स्कैन, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, ये नहीं होता है कि भाई 10 लोगों के अकाउंट में पैसे आप जमा कर रहे हैं और उसके बाद फिर उसको वाइट कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि कौन है वो 10 लोग जिनके अकाउंट में ये पैसे गए। तो केवाईसी का ये होता है रिस्क असेसमेंट,
ये एक रिस्की प्रोफाइल्स को ट्रेस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो रिस्की प्रोफाइल किस पर्सन का है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केवाईसी। साथ ही साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस, अगर किसी बैंक अकाउंट से रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे, जो लीगल रेगुलेशंस है, लिमिट ज्यादा एक्सीड हो रही है या कम हो रही है, जितना वो क्लेम करते हैं कि उनकी इनकम इतनी है उससे ज्यादा अगर हो रहा है, तो वो चीज को मॉनिटर करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से केवाईसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन मैम केवाईसी के बाद क्या ये निर्धारित हो पाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, या इसका जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हुआ है? क्या इसके बाद भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं? एन नंबर ऑफ केसेस सामने आए हैं, और केवाईसी से बस आप इजी ट्रैकिंग कर सकते हो। आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, क्योंकि आज के डेट में काफी ज्यादा स्मार्ट है ऑफेंडर्स, उनको पता है कहाँ कहाँ फंड्स एलोकेट करने हैं। कई सारी चीजें भी आ गई है मार्केट में जहां ट्रेस नहीं किया जा सकता पैसे कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं, आप ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी कंपनीज है, कुछ लोगों ने बिटकॉइंस खरीद लिए हैं, कुछ लोगों ने अदर क्रिप्टोकरेंसीज खरीद लिए, कुछ लोगों ने बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, और जिनसे कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से एन नंबर ऑफ चीजें हैं जिसमें आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, और केवाईसी उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा बहुत हेल्पफुल है। जी अमित। बिल्कुल, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान तो इसमें है, लेकिन इसका कोई ऐसा केस भी देखने को मिला है जो कि काफी इफेक्टिव इस पूरे पैमाने पर रहा हो? जी बिल्कुल, इसमें मैं प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक ऐसा केस है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि ईडी ने जब संपत्ति को जब्त कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस संपत्ति जब्ती को सेट असाइड भी किया है। उसमें ये चीज निर्धारित हुई थी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास क्या पावर्स है प्रोविजनली संपत्ति को जब्त करने का, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है। इस केस के फैक्ट्स हम इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं कि फतेहपुर कोल ब्लॉक इन छत्तीसगढ़ है, जो प्रकाश इंडस्ट्रीज को मिनिस्ट्री ऑफ कोल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट कर दिया था। तो जब उनको अलॉट कर दिया है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर को, एनफोर्समेंट ईडी को ये चीज शक हुआ कि यहाँ पे फंड्स मिस अप्रोप्रिएट हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने के बाद में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जब्ती जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन आप रीजनेबल होना चाहिए वो सस्पिशन कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जस्ट बाय आपका मन अगर कर रहा है ईडी का कि हम यहाँ पे जब्त कर लेते हैं फिर हम पता लगाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। एक सब्सटेंशियल फुटिंग होनी चाहिए, जिस वजह से इस केस में ईडी के जो ऑर्डर आया था कि संपत्ति जब्त होना चाहिए, उसको सेट असाइड कर दिया गया था। जी अमित। जी मैम, पीएमएलए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल पर जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, इनके साथ कैसे संरेखित है? जी, जब हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं, जो इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में, तो पीएमएलए इनके जो गाइडलाइंस है इनको फॉलो करता है, क्योंकि हमारे कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग काफी ज्यादा देखी जा रही है, टेररिस्ट फंडिंग फाइनेंसिंग की भी काफी ज्यादा सस्पिशन है कि फंडिंग की जा रही है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए ऑलरेडी एक सेट बॉडी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहा जाता है, और AML एडहेरेंस FATF टास्क फोर्स, इनको ये कहा जाता है। तो पीएमएलए उनके जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, जहां तक स्मर्फिंग की बात है तो इस मुद्दे को पीएमएलए कैसे संबोधित करता है? जी, स्मर्फिंग पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया गया और उसको अलग अलग लोगों को दिया गया कि आप इसको बाइट करें। इसके लिए इसको स्मर्फ्स कहा जाता है, जो व्यक्ति जिनको दिया जाता है उनको स्मर्फ्स कहा जाता है। तो स्मर्फिंग एक इंडिविजुअल और सस्पिशियस एक पर्सन होता है, तो वो जब कैश डिपॉजिट करते हैं और वो मल्टीपल परचेजेस करते हैं अलग अलग अकाउंट जो इंडिविजुअल्स के होते हैं उनको यूज करते हुए, जिससे जब अकाउंट्स जब यूज होते हैं तो वो पैसे वाइट होकर के वापस आते हैं। तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिपोर्ट करे कि इस प्रकार से ये पैसों को अलोकेट किया जा रहा है। रिसेंटली हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं बेटिंग एप्स के, कि जिसमें अलग अलग आईडीज यूज की गई थी और उनको स्मर्फ्स कहा गया था, कि उनकी आईडी यूज करके कई सारे पैसों को वाइट किया जा रहा था, लोगों से पैसे लिए जा रहे थे और उसको, क्योंकि उनकी लिमिट होती थी कि इतना अमाउंट तक वो ले सकते हैं, तो उनके अकाउंट से उस चीज को वापस वो दूसरी जगह एलोकेट कर रहे थे। तो पीएमएलए का ये फंक्शन हो जाता है कि वो सारे अकाउंट्स को वो ट्रेस करे, उनको वो सीज करे और उससे जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है उसका ब्यौरा लिया जाए और जो मेन ऑफेंडर है उनको पकड़ा जाए। जी अमित। बिल्कुल
मैम, पीएमएलए के तहत जो विशेष न्यायालय होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां निर्धारित की गई? जी, जब हम विशेष न्यायालयों की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रायल करना है ऑफेंसेस का। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनका विचारण करना, साथ ही साथ जो संपत्ति कुर्की का आदेश देना, वो भी जो स्पेशल कोर्ट है वही करती है, विशेष न्यायालय है वही करती है। वो ये देखेंगे कि उनके ओनरशिप की जो प्रॉपर्टी है उन सबको सीज किया जाए, साथ ही साथ कन्फिस्केट किया जाए जितने भी है, और वारंट इशू करना। तो ये सब जो ग्राउंड लेवल की चीजें होती हैं वो सब कुछ स्पेशल कोर्ट करता है। जब उसके बाद जब व्यक्ति अरेस्ट होकर के आ जाता है, उसके बाद उसके बेल देना या रिजेक्ट करना वो भी डिसाइड स्पेशल कोर्ट करता है। साथ ही साथ जो अपील है, अपील के लिए भी प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है। और साथ ही साथ फेयर ट्रायल को इंश्योर करना, पेनल्टीज इंपोज करना, पनिशमेंट्स देना, लीगल कंप्लायंस करना, ये सारा कुछ जो काम है वो स्पेशल कोर्ट का है। जी अमित। तो स्पेशल कोर्ट की हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो निर्धारित की गई हैं। अब आते हैं पेशेवरों पर, जो वकील होते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, इनके जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं मैम, इनके लिए जो रिपोर्टिंग दायित्व है वो क्या कहते हैं? जी, अगर कहीं भी वकील हो या अकाउंटेंट हो, उनकी ये ग्राउंड लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कोई लीगल एक्टिविटी हो रही है, उनको वो रिपोर्ट करे। और वो रिपोर्ट किनको करेगी? जैसे हमने FIU-IND की बात की थी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, तो उनको रिपोर्ट करना हमारे लिए काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है कि अगर इस प्रकार से सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को रिपोर्ट करें। जी अमित। बिल्कुल। अब एक अहम सवाल और यहाँ पर आता है मैम कि जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, उन्हें पीएमएलए कैसे प्रभावित करता है? जी, इसके लिए आप इम्पैक्ट देख ही सकते हैं हमारी कंट्री में। जैसे हमारे व्यक्ति, और इस पे है आप लोग खुद अपने आप को देखें कि आपको कैसा महसूस हुआ था जब हमारी कंट्री के साथ इतने बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे। हजारों करोड़, 14,000 करोड़, 9,000 करोड़, इस प्रकार के जब स्कैम्स हो रहे हैं तो वो चीज हमें कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो हमारे ऑब्वियसली हमारे देश की GDP जो है वो गिर जाती है। इतने बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हिल जाते हैं। वो जो बैंक्स है वो उनके पास फाइनेंसेस की कमी हो जाती है। फिर हमारी कंट्री दूसरे वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। तो इस प्रकार से हमारी जो कंट्री की जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए पीएमएलए जो लॉ है ये ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता उतने सही तरीके से। तो अमित, हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पे बहुत ही जो पीएमएलए लॉ है इसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया जाए। इसमें कई सारे ऐसे संशोधन कर दिए जाए कि ये लॉ को इतना क्योंकि मेजर ऑफेंसेस ऑलरेडी हमने देख लिया, हमने इतने ज्यादा चोट खा ली है इस एक्ट के उल्लंघन की, तो उसमें पनिशमेंट्स इतने कम है कि हम कह नहीं सकते 3 से 7 साल कोई बड़ा टर्म नहीं है जी। तो ऑब्वियसली अगर ऑफेंडर अगर हजारों लाखों करोड़ों का स्कैम कर रहा है और वो सिर्फ 3 से 7 साल कारावास में गुजार रहा है और वो सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अगर जुर्माना दे रहा है, तो इतने कम पेटी अमाउंट जो है, ये 2002 का है, ठीक है, उस समय 5 लाख बहुत कम वैल्यू रखती थी, लेकिन आज की डेट में जब करोड़ों का स्कैम हो रहा है तो पेनल्टी का जो दायरा है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए। अटैचमेंट का जो है लॉ वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, और जो फ्ली कर जाते हैं कंट्री से बाहर उनके लिए भी स्ट्रिक्ट लॉज हो जाने चाहिए कि इस प्रकार से उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी ना देनी चाहिए। दूसरी हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम आ जाती है अमित कि लॉ तो है, उसका एनफोर्समेंट इसलिए नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा करप्शन है। अगर व्यक्ति PNB बैंक स्कैम से अगर हम देखें तो वो व्यक्ति अगर साठ गांठ करके अधिकारियों के साथ में लोन्स अपने लिए ले रहा है, कई सारे ऐसे अनऑथराइज्ड तरीके से अपने आप को शो करते हुए लोन्स ले रहा है, स्कैम कर ले रहा है, तो जब ऑफिशियल्स ही अगर इस प्रकार से कृत्य करेंगे तो इंस्टीट्यूशन का जो हमारा पिलर है वो तो वीक होगा ही। तो इसीलिए इम्पैक्ट हम देखेंगे कि पीएमएलए में काफी ज्यादा जरूरत है संशोधन होने की, काफी ज्यादा जरूरत है इसके इन्फोर्समेंट की। अगर ऑलरेडी लॉ है उसका इन्फोर्समेंट भी हो जाए तो भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को रोका जा सकता है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो हम देख रहे रिजल्ट वो हो नहीं रहा है। साथ ही साथ इसमें संशोधन इस प्रकार से होना चाहिए, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो लेकिन आजीवन कारावास हो, कि अगर कोई ऑफेंडर ऑफेंस करके जा रहा है तो उसको ये डर रहेगा कि अगर वो पकड़ा गया तो वो पूरे लाइफ सेंटेंस टिल डेथ अगर वो जेल में रहेगा तो उसको वो चीज रहेगा कि ऑब्वियसली मैंने इतना कमा तो लिया लेकिन उसको मैं खर्च तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से इसमें काफी ज्यादा जरूरत है संशोधन की। जी अमित, संशोधन की जरूरत है। और मैम, जैसे कि अब तो भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश में, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे कुछ कानूनों को और बेहतर प्रारूप दिया जा रहा है तो
इस कानून के तहत भी कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी डेफिनेटली, जब हम मेन जो हमारे लॉज है क्रिमिनल लॉज उसमें संशोधन देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से इन लॉज में भी संशोधन किए जाने चाहिए। जैसे हम लोग ऑफेंस देखते हैं तो 400 BC का जो अपराध हुआ करता था, जो अभी 318 में है, वो अपराध से रीड विथ करते हुए PMLA के जो लॉज है सेक्शन 4 अगर इस प्रकार से हम मर्ज करते हैं तो काफी ज्यादा इसमें आप बेहतर रिजल्ट्स देख सकते हैं हमारी कंट्री में। और सिर्फ इतना ही नहीं, PMLA में भी काफी ज्यादा आप इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे बेसिक लॉज चेंज हो रहे हैं तो काफी ज्यादा संभावना है कि कई सारे ऐसे सब्सिडरी लॉज जो हैं और काफी इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं उनमें भी संशोधन देखा जाए। तो ये काफी ज्यादा संभावना है और जो काफी ज्यादा जरूरी भी है हमारी कंट्री के लिए। जी अमित। बिल्कुल, तो बदलाव यदि बेहतरी के लिए हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आज लीगल लिटरेसी में हमने चर्चा की धन शोधन निवारण अधिनियम पर। हमने इसके हर विषय पर विस्तार से बात की और इस विषय पर हमें हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लुथरा जी ने जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस अहम विषय पर जानकारी देने के लिए। नमस्कार। इसी के साथ लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।